नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बीएसटीसी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद हमारे मन में ये सवाल है कि काउंसलिंग कितने नंबर पे करवानी चाहिए, हमको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। और देखो, काउंसलिंग भी होती है ना, वो एक तरीके से करवानी चाहिए, वरना आप कितने नंबर हो, कितने भी अच्छे नंबर हो, अगर आप काउंसलिंग ही सही नहीं करवाओगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलती है। जिससे क्या होता है, पीछे वाले को फायदा हो जाता है और इसी तरह से सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो यही कारण होता है सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आने का। तो इस वीडियो में हम इस सब चीजों पे बात करने वाले हैं। पर उससे पहले हमको ये समझना होगा, जो काउंसलिंग है, जो कॉलेज अलॉटमेंट है, वो किसके बेस पे होगा, वो किसके बेस पे होगा। काउंसलिंग आईडी रैंक के बेस पे होगा, नंबर के बेस पे होगा, या जो ये है इसके बेस पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो लास्ट के 5 डिजिट है ना, यहाँ पे आपकी रैंक दी हुई है। क्या दी हुई है? रैंक। तो रैंक कैसे होती है कि मैं मान लो तीसरे रैंक पे हूँ, मेरे नंबर कितने भी आए, मैं तीसरे रैंक पे हूँ, तो मेरे से पहले क्या है, 2 जने और है। ठीक है, तो उनको पहले कॉलेज अलॉट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे किसी के 405 नंबर है, तो उसके क्या है, ये रैंक है 8563 रैंक है। ठीक है, पर यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो किसके बेस पे होगी, परसेंटेज के बेस पे होगी। ठीक है, और ये काउंसलिंग जो रैंक है ये भी परसेंटेज के बेस पे। ये 70% दिया हुआ है, मान लो नॉर्मलाइजेशन के बाद 70% दिया हुआ है। तो अब इसको आप क्या कर लोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको कितना आएगा, 420 आएगा। तो यहाँ पे क्या नंबर माने जाएंगे, 420 नंबर माने जाएंगे। 420 वाले के 8563 रैंक आएंगे। तो यहाँ पे ये मतलब भी निकलता है कि 8562 इतने बच्चों के क्या है, 420 से ज्यादा नंबर आए। ठीक है, तभी तो 63वीं रैंक आई है ना। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि परसेंटेज के बेस पे क्या है, रैंकिंग होने वाली। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना कि संस्कृत वालों की जो ये रैंक है वो कहां से चालू हुई, 2 से चालू हुई है। ठीक है, और कुछ के 1 से चालू हुई है, और कुछ के अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, तो किसी के 6 से भी चालू हुई है, किसी के 7 से भी चालू हुई है, किसी के भी 5 से भी चालू हुई है। जो इन तीनों की जो चालू हुई है ना, 5, 6, 7, तो ये कैसे चालू हुई है कि किसी के कम नंबर आए, मान लो किसी के 270 नंबर ही आए, तो उसकी कहां से चालू होगी, 6 से चालू हो गई। किसी के क्या है 240 नंबर, 30 नंबर ही आए, तो उसकी क्या है 7 से चालू हो गई, है ना। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे, 4, 5, 6, 7 की क्या है, कैटेगरी चल रही है। ठीक है ना। बाकी आप मोस्टली अगर देखो तो कहां से चालू हुआ, 4 से चालू हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा नंबर जो आए वो 350 से लेकर प्लस तक आए। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर आए वो ऐसे आए। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है ना, ये चीज हमको क्लियर हो गई कि काउंसलिंग जो है वो किसके बेस पे होगी, परसेंटेज के बेस पे होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। ठीक है, पर अब काउंसलिंग किन किन नंबर वालों को करवानी चाहिए, क्या है, किन किन नंबर वालों को करवानी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सी चीजें मैटर करती है। ठीक है, आपको मैं एक चीज समझा दूं, जैसे कि मान लो 8562 है ना, टॉपर्स है, मतलब मान लो कि 26 सीटें हैं बीएसटीसी में। कितनी है, 26 सीटें हैं, और 100 जनों ने क्या है, फॉर्म भरा एग्जाम का। ठीक है, अब 26 ही टॉपर में, 26 ही जनों ने जिन्होंने टॉप किया है ना, जिनकी टॉप रैंक है, वो क्या है, एक ही कैटेगरी से। मान लो यहाँ पे वो क्या ईडब्ल्यूएस है, क्या है वो, क्या ईडब्ल्यूएस है। 26 ही ईडब्ल्यूएस ने टॉप कर लिया और 26 ही सीटें हैं, तो क्या 26 ही इनको क्या है, कॉलेज मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है, 26 में पीडब्ल्यूडी, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और फिर जो वुमेन्स कॉलेज है वो एक तरह से क्या है, लड़कियों के लिए रिजर्व ही है। ठीक है, वुमेन कॉलेज है। ठीक है, तो इन 26 में मेल हुए तो भी नहीं होगा। और कुछ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, तो जनरल, ठीक है, ऐसे कैटेगरी वाइज सबकी है, तो उस हिसाब से भी क्या है, होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना रैंक भी देखना है, थोड़ा सा अपने परसेंटेज भी देखना है। ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान में रखना काउंसलिंग करवाने के लिए। और एक बात अभी से क्लियर कर देता हूं मैं कि 400 प्लस जिसके नंबर हैं, कितने हैं, 400 प्लस जिसके नंबर हैं, देखो वो पूछना ही मत कि काउंसलिंग करवाए नहीं करवाए, उनको तो काउंसलिंग करवानी है, देखना है ना, उनको तो काउंसलिंग करवानी है। 400 प्लस वालों को तो काउंसलिंग करवानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 400 प्लस मेल हो, फीमेल हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, आपको काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, और इस बार आप देखोगे कि काम कितना फास्ट हो रहा है, इतना फटाफट काम कर रहा है, और पता नहीं कैसे काम कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन कर दिया, 2 शिफ्टों में कर दिया, जबकि पिछली बार 1 शिफ्ट में कर दिया, हर साल 1 शिफ्ट में करते आ रहे। तो इस बार आपको कितना मतलब कि यहाँ पे चीजें हुई है। ठीक है, अगर आप देखो तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, सबसे पहले तो क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिया, 50% वो रीट लेवल 1 में आरक्षण दे दिया, जिसकी वजह से महिलाओं के बहुत सारे आवेदन बढ़ गए। फिर 2 शिफ्टों में कर दिया पहली बार। ठीक है, इतनी चीजें इस बार हुई है कि कोई कट ऑफ शायद ही कोई ढंग से बता पाए। और काम देखो आप कितना, इतनी सब चीजें होने के बाद भी, ये फर्स्ट होने के बाद भी
जो सब चीजें बहुत फास्ट आ रही है, आंसर की फास्ट आ रही है, सब ये चीजें फास्ट आ रही है ना। तो ये तो हमारी बात हो गई कि काउंसलिंग कैसे होगी। अब हम बात करते हैं कि किन किन को काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि किन नंबर पे हमको काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो उससे पहले देखो, बहुत से भाई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम लड़कों की कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि लड़कियों के आवेदन ज्यादा है, लड़कों के आवेदन कम है। तो देखो, एक ब्रदर टू ब्रदर, एक भाई से भाई की बात बताता हूं कि हमारी कट ऑफ कहीं नहीं, कभी कम नहीं होगी। हमारी कट ऑफ कहीं भी और कभी भी कम नहीं होगी, इसलिए हमेशा हमें अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो बीएचटीसी में मोस्ट ऑफ कॉलेज है दो तरह के, को एजुकेशन, ठीक है, और वुमेन, ठीक है, दो तरह के कॉलेज हैं। वुमेन्स वाले में तो क्या है, सिर्फ महिलाएं जा सकती है। को एड में क्या है, लड़के भी जा सकती है, लड़कियां भी जा सकती है, ठीक है। अब मान लो कोई महिला है, उसे कितने नंबर आए, 510 नंबर आए, 510 नंबर आए। अब फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, फर्स्ट चॉइस मिलेगी ना। अब इन्होंने फर्स्ट चॉइस में क्या चूज कर लिया, को एजुकेशन चूज कर लिया इसकी जगह, तो यहाँ पे एक सीट चली गई, ठीक है ना। अब लड़कों के लिए यहाँ पे कितनी बचेगी, 50 में से 49 में बचेगी, जबकि यहाँ पे तो 50 महिलाएं आएगी ना, है ना, ये चीज है ना। तो मैं आपको कोई भड़का नहीं रहा हूं, आपको कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये उसकी ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको कुछ रियलिटी बता रहा हूं, हमको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारी कट ऑफ कभी कम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी कि आपके परसेंटेज के बेस पे काउंसलिंग होगी। तो आपके जो भी परसेंटेज आ रहे हैं उनको 6 से करना मल्टीप्लाई, फिर जो आएंगे आपके वही आपके क्या है, नंबर रहने वाले, ठीक है। और देखो, ये तो मैंने यहाँ पे कम ले लिया है, बाकी सेकंड शिफ्ट में अगर किसी के 405 है तो उनके थोड़े ज्यादा होंगे, 73 ऐसे कुछ होंगे, 438 ऐसे कुछ, है ना। क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन पता है कितना हुआ है, सेकंड शिफ्ट वालों के 30 से लेकर 38 तक नंबर बढ़े, ठीक है ना। 350 से लेकर 425 तक इतने नंबर बढ़े। तो देखो, अब ये चीज भी आपके सामने है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो भी कट ऑफ तो बढ़ेगी ना, आपके सामने ये चीज है ना, ठीक है। तो कुछ ये फैक्टर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि 400 से जिसके ऊपर नंबर है वो तो पूछना ही नहीं है, काउंसलिंग करवानी ही है। 400 प्लस जिसके भी नंबर है काउंसलिंग करवानी और ढंग से करवानी, ठीक है। तो एक बार आपको पता चल गया ना कि नंबर कैसे है, ये कैसे है, ये चीजें सब आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर पे काउंसलिंग हमको करवानी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से इतने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, वो मैं चीज बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले तो जिनके 400 प्लस नंबर है ना, वो इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लो, मैं आगे बताने वाला हूं कि काउंसलिंग कैसे करवाए, वो देख लो आप, क्योंकि 400 प्लस वालों को काउंसलिंग करवानी है। और वैसे भी 98% तो 400 प्लस वाले क्या है, काउंसलिंग करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कुछ क्या है, असमंजस में रहते हैं, तो 400 प्लस वालों को काउंसलिंग करवानी है। और सबसे पहले जो आप है ना, वो परसेंटेज है ना, उससे काउंसलिंग होगी, तो उसको आप 6 से कर लेना, जो आपके नंबर है वो आपके नंबर है, ठीक है ना। तो अब 400 प्लस तो यहाँ पे ये हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 400 प्लस तो चलो हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं संस्कृत कि संस्कृत वाले कितने पे करवाए। तो देखो, संस्कृत वालों को 350 प्लस नंबर जिनके हैं उनको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग क्यों करवा लेनी चाहिए, तो देखो 400 प्लस जिसके संस्कृत में है उसको मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत हाई चांस से मिल जाएगी। पर 350 प्लस है ना, उनको भी करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि देखो सुनो, संस्कृत में क्या होता है, बहुत से लोग क्या है, बहुत चूज करते हैं, ठीक है, सामान्य कोर्स भी और संस्कृत कोर्स भी। तो अगर उन्होंने सामान्य वाली कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है ना, क्योंकि वो दोनों काउंसलिंग आईडी से काउंसलिंग करवाएंगे, उनको सामान्य कॉलेज संस्कृत कॉलेज हो सकता है दोनों अलॉट हो। तो अगर उन्होंने सामान्य वाला चूज कर लिया तो आपकी संस्कृत वाली सीट खाली बच जाएगी, सेकंड लिस्ट पे नंबर आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि संस्कृत में क्या होता है कि कॉलेज आसपास में कभी मिलता ही नहीं, बहुत दूर मिलता है। तो बहुत से लोग जो फर्स्ट बार में होते हैं ना, वो देते हैं यार नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं, पास में मिल जाएगा। एक रीजन ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो गया। अब तीसरा रीजन क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉर्म गलत अप्लाई कर देते हैं, उनके संस्कृत होती नहीं है और वो गलती से संस्कृत अप्लाई कर देते हैं। अब उनके अच्छे नंबर आए पर वो संस्कृत से थोड़ी कर सकते हैं, तो वापस वहां से सीट खाली हो जाती है। तो संस्कृत में कुछ ऐसी चीजें होती है, तो इसलिए 350 प्लस मैं संस्कृत वालों के लिए कहूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं, अब हम बात करते हैं दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, डिवोर्स, ये सब जो कैटेगरी है इनको कितने पे काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 300 प्लस नंबर है तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि कॉलेज मिल जाती है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, रिजर्व सीटें होती है, कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो 300 प्लस पे मेरे हिसाब से काउंसलिंग करवानी चाहिए, 350 प्लस पे संस्कृत वालों को करवानी चाहिए, 400 प्लस पे तो सब काउंसलिंग करवाएंगे। पर अब जो है वो सबसे बड़ी बात है, जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी है ना, एमबीसी, जो हम सब ये कैटेगरी में है। अब हम काउंसलिंग कितने नंबर पे करवाएं, 400 प्लस को तो सबको करवानी, ठीक है ना। जो बीच में है ना, इनमें
350 से लेकर 400 तक, ठीक है ना, हम सब में से काउंसलिंग कैसे करवाएं, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, जिनमें 350 से लेकर 400 के बीच में नंबर है, अब हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से वो काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अब यहां पे देखो कि 50% आरक्षण है, 50% रेट लेवल 1 में आरक्षण है, और बीएसटीसी करने का मतलब यही है कि आप रेट लेवल 1 के लिए आगे तैयारी करोगे। तो हो सकता है कि बहुत से जो लड़के हैं वो क्या करेगी, अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज ले ही ना, वो क्या है, बीए बीएड की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। और एक और दूसरी बात ये कि पीटेट जो भी इसका भी एग्जाम हुआ है, क्या है, उसमें कंपटीशन बहुत कम रहा है, तो कुछ उधर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ जाए। अब देखो सेकंड लिस्ट कैसे बनती है, फर्स्ट लिस्ट तो पता है, फर्स्ट लिस्ट में क्या होता है कि सबको कॉलेज अलॉट हो जाती है, सबको कॉलेज अलॉट हो गई, अब सबका रिपोर्टिंग का टाइम आता है, एडमिशन का टाइम आता है। तो अब बहुत से लोग क्या होते हैं, एडमिशन करवाते ही नहीं, क्या है, एडमिशन करवाते ही नहीं, तो उनकी वापस जो वो अलॉट हुई ना कॉलेज को, सीट वापस खाली हो जाती है, तो वो क्या होता है, सेकंड लिस्ट में जो उनके पीछे होते ना उनको मिलती है। कि मान लो 430 पे किसी को कॉलेज मिल गई, अब उसने क्या रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो कॉलेज में उसको अलॉटमेंट हो गया पर उसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई और एडमिशन नहीं लिया, तो 430 से जो पीछे होगा ना, 429 या 427 है ना, जो इसके पीछे होगा, उसको कॉलेज मिल जाएगी, है ना, क्योंकि सीट खाली हो गई, इसने तो ली नहीं, ये तो आगे बढ़ गया। तो आप यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस बार तो क्या है, पॉइंटों में डिफरेंस चलेगा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या है, पॉइंटों में डिफरेंस चलेगा, ठीक है। एक नंबर पे भी क्या है, कॉलेज अलॉट होंगे नहीं होंगे, ये सब चीजें होने वाली है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर देखते हुए मेरे हिसाब से 350 और 400 के बीच वालों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, और स्पेशली 380-90 प्लस को तो काउंसलिंग करवानी चाहिए। और देखो क्या होता है कि एक बार एक छोटी चिड़िया उड़ रही थी, तो उसने पूछा कि मैं गिर गई तो बड़ी चिड़िया ने कहा उड़ गई तो बस यही चीज है कि एक होप होती है, उम्मीद होती है, और वैसे भी क्या है, 3000 काउंसलिंग के लगेंगे, और इस बार टाइम दिया हुआ है कि इस वापस 45 दिन में वापस रिफंड प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आप देख रहे हो काम कितना फास्ट है। तो आपके 3000 में से क्या है, 2900 अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो वापस मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज भी क्लियर है कि 2900 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो ये चीज है। तो मेरे हिसाब से 350 से लेकर 400 के बीच में भी एक होप है, काउंसलिंग करवानी चाहिए, और बाकी सब चीजें आपके सामने है ही है। और अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे करवा। तो अब मैंने कहा है कि 350 से लेकर 400 तक को भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि भाई क्यों गलत बता रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, 350 पे नंबर नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला, ठीक है। पर देखो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि 350 से 400 के बीच में भी काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि देखो इस बार कितनी चीजें हुई है, महिलाओं को आरक्षण मिल गया था 50%, नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, पीटेट में कंपटीशन बिल्कुल कम रहा है, ठीक है। तो देखो उम्मीद, एक चांस है, उम्मीद है कि हाँ हो सकता है, कॉलेज मिल सकता है, और अगर कॉलेज मिल जाता है तो क्या है, आपका 1 साल बच जाता है पूरा, क्या 1 साल, और अगर सही तरीके से देखें तो बीएसटीसी की प्रिपरेशन के साथ 1.5 साल बच जाता है कि आपका 1.5 साल बच गया सिर्फ एक बार करवाना, अगर मिल जाता है तो। और वैसे भी नहीं मिलता है, 3000 में से 2900 रुपए तो वापस आ ही रहे, 2900 रुपए तो वापस आ ही रहे हैं ना, 2900 रुपए तो वापस आ ही रहे हैं, उन्होंने दे रखा है। अब बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि बीएसटीसी 2024 के भी रिफंड के पैसे अभी तक नहीं आए, तो देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है कि उन्होंने रिफंड दे दिया है, पर हो सकता है कि आपने जो है डिटेल्स सही ना भरी हो, इसलिए हमेशा डिटेल्स क्या है, बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड, ये सब क्या ध्यान से देख के भरने आपको, ठीक है ना। बाकी जो है 2900 रुपए वापस आ जाएंगे, मैक्सिमम 5 महीने में वापस आ जाएंगे, ठीक है, ऑफिशियल जो विभाग है उसके हिसाब से। और फिर भी अगर कॉलेज मिल भी जाती है, फिर भी आप जब दूर मिलेगी तो वहां जाके आप रूम लेके रहोगे, उसका खर्चा, आप वहां से सब्जियां लाओगे, ये सब खाने के सामान लाओगे, दूसरी चीजें लाओगे और ड्रेस लाओगे, तो वहां पे भी खर्चा होगा नहीं होगा। यहाँ पे तो देखो ना, सिर्फ 100 रुपये तो कटे हैं, और 100 रुपये ई मित्र वाले के मान लो 200 रुपये, तो है ना, एक सेंसिबल चीज तो यही बनती है। तो मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 350 से लेकर 400 के बीच में काउंसलिंग करवानी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे करवाएं, ठीक है ना, काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है। तो अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भराएं, पर उसको भरने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट होता कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 465 वाले नंबर वाला एक बंदा है, एक 455 वाला, 455 मतलब 1 2 3 इन तीनों ने क्या है, काउंसलिंग करवाई। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, जो आपके परसेंटेज है
उनको आप नंबरों में निकाल लेना, क्योंकि वही आपकी क्या है काउंसलिंग के एक तरह से नंबर है, उन्हीं के बेस पे क्या आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाली है। और रैंक जो है वो भी उन्हीं से बना है परसेंट से, तो ये क्या है सब एक ही चीजें है। तो यहाँ पे 465 वाले ने काउंसलिंग फॉर्म भरा, फर्स्ट चॉइस कॉलेज लिया, सेकंड चॉइस लिया, थर्ड चॉइस लिया, फोर्थ चॉइस लिया, ऐसे करते करते क्या 15 कॉलेज उसने चूज किए। अब 15 कॉलेज चूज किए तो अब विभाग क्या करेगा, सबसे ज्यादा नंबर इसके हैं, चलो भाई 465 वालों को काउंसलिंग फॉर्म देखो, काउंसलिंग फॉर्म देखा, उसकी फर्स्ट चॉइस को देखा, जो फर्स्ट चॉइस पे जो कॉलेज है उसमें देखेंगे कि उसकी कैटेगरी वाइज सीटें खाली है या नहीं है। अगर सीट खाली है तो यहीं पे अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं है तो सेकंड में किया जाएगा विचार, सेकंड में भी नहीं है तो थर्ड में किया जाएगा। ऐसे करते करते 15 कॉलेज तक विचार किया जाएगा। पर अगर 5वीं कॉलेज पे उसका अलॉटमेंट हो जाता है तो क्या है आगे विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे ऑल राजस्थान इसने किया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, 455 नंबर आए। अब 455 वाले ने क्या किया, फर्स्ट पे भी क्या चूज कर ली, डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ली, सेकंड पे भी क्या है गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ली, थर्ड पे भी क्या है गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ली, और ऑल राजस्थान पे टिक नहीं किया। तो अब विभाग क्या है 465 के बाद जिसके कम नंबर आए होंगे उसको उठाएगा, ठीक है भाई। इसकी कैटेगरी देखो, अब इसकी कैटेगरी में क्या है, इस डाइट में सीटें खाली है या नहीं है, नहीं है, सीटें खाली है या नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो आगे बढ़ेगा, और अगर सीटें खाली होगी तो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। पर मान लो अगर 3 कॉलेज भरी है, अब तीनों में क्या सीटें खाली नहीं है, अब वो नेक्स्ट किस पे विचार करेगा, नेक्स्ट चॉइस तो भरी नहीं है, वो नेक्स्ट विचार करेगा आपके ऑल राजस्थान पे। पर ऑल राजस्थान का डब्बा तो भरा ही नहीं है, राइट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है मिलेगा ही नहीं कॉलेज, ठीक है। अब आगे 455, इसके भी 455 है, इसी कैटेगरी देखो, पर इसने कॉलेज कितने भरे, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, तो इतनी चॉइस पे क्या विचार किया जाएगा कि सीटें खाली है या नहीं है। और यहाँ पे क्या 15वीं 16वीं कॉलेज या 14वीं कॉलेज, हो सके तो 10वीं कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, मिल जाएगा। और फिर भी ऑल राजस्थान भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आती है कि ऑल राजस्थान तो टिक करना ही है, और कॉलेज अच्छे से ध्यान से चूज करना है, और अच्छे खासे कॉलेजेस चूज करना है, ठीक है। और अभी कैसे चूज करना है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। कुछ टिप्स देता हूँ कि काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरवाएं। तो देखो सबसे पहले काउंसलिंग का फॉर्म भरवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। 3000 रुपए की जो आप जमा करवाओगे वो बहुत से लोग क्या खुद मोबाइल से भी जमा करवाते हैं, बहुत से लोग ई मित्र से भी करवाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा ई मित्र पे जाना चाहिए आपको, ठीक है। ई मित्र पे जाके वहां पे पैसे जमा करवा के वहीं पे ही काउंसलिंग का फॉर्म भरवा देना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप खुद से भरते हो तो लैपटॉप से भरना, और मैं तो आपको कहूंगा ई मित्र से भरवाना, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेज लिस्ट कभी कभी क्या होता है फोन से चूज करते हैं पर वहां पर होती नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। और बाद में कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद पता चलता है कि वहां पे तो कॉलेज लिस्ट शो ही नहीं हो रही है। इसलिए आप क्या करोगे, ई मित्र पे आपको जाना चाहिए। और अगर खुद से भरो, बहुत से लोग खुद से भरने की कोशिश करेंगे तो लैपटॉप से भरना, ठीक है ना, बाकी मत भरना। अब है ये भरने के बाद आपके पास क्या होगा, काउंसलिंग का फॉर्म खुल जाएगा। तो देखो उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी, वो सब डिटेल्स आप ध्यान से भरना, यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। पर वहां पे क्या होगा, जैसे पहला जिला आपको चूज करना पड़ेगा, सेकंड जिला आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करने होंगे। फिर क्या होगा, आपको नीचे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, ऐसे कॉलेज आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरने होंगे। तो देखो बहुत से लोग कॉलेज कैसे भरते हैं कि जिसमें ज्यादा सीटें हो वो भर देते हैं, तो आपको वो नहीं भरना है। आपको क्या भरना है कि सबसे पहले जो आपको कॉलेज चाहिए ना वो आपको भरना है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे आपने क्या भर दिया, अजमेर भर दिया, क्या भर दिया, पहले नंबर पे अजमेर भर दिया, दूसरे पे भीलवाड़ा भर दिया, है ना, जिलों में ये 2 भर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, अजमेर है। तो आपको क्या चाहिए कि अजमेर की डाइट मिल जाए, मेरे पास में है, ठीक है, या कोई और पास में आपके कॉलेज हो कि सबसे पहले तो मेरे को ये दो, तो सबसे पहले मेरी चॉइस है ना ये है, तो मेरी ये चॉइस दो, ठीक है। पर अब आपको लगता है कि ये नहीं मिल सकती है, तो दूसरी आपको कौन सी चॉइस चाहिए, तो दूसरी आप कह दो कि भीलवाड़ा की डाइट दे दो, ठीक है। पर मानो कि दूसरी भी आपको नहीं मिल सकती, हो सकता है नहीं मिले, तो तीसरी में आपको प्राइवेट कॉलेज भर दो अजमेर का ही, ठीक है। या चौथी में आप भीलवाड़ा का कोई प्राइवेट कॉलेज भर दो, ठीक है ना। आप समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिस्ट बनानी है, अजमेर भीलवाड़ा, है ना। तो यहाँ पे लिखो उन जिलों के हिसाब से पहले ले लेना। फिर बाद में आप क्या करना कि आसपास के जिले, जैसे अजमेर के पास में टोक हो गया, टोक के कुछ कॉलेज भर दिया आपने, चित्तौड़ के कॉलेज भर दिया आपने, इधर पाली के कॉलेज भर दिए, राजसमंद के कॉलेज भर दिए, ऐसे अपने हिसाब से कॉलेजेस भर देना। और ध्यान रखना कॉलेज अच्छे खासे भरना, ठीक है ना, लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और फिर ऑल राजस्थान में भी आपको क्या है टिक करना है, ठीक है, आप समझ गए, है ना। और सबसे पहले इसमें जो भी इंफॉर्मेशन भरो आप ध्यान से भरना, डबल चेक करके फिर इसको लॉक करना, ठीक है ना। और देखो एक मैं आपको बता दूं, कॉलेज अच्छे खासे भरना, जिसके 450 से प्लस है, ठीक है, उनको कॉलेज मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये डाइट चाहिए। पर मानो कुछ हो जाए, इसमें ज्यादा कट ऑफ चले जाए, 455-56 चले जाए, आपको नहीं मिले,
तो सेकंड ऐसे चॉइस भर देना, ऐसे करके चॉइस भर देना, है ना। तो कम से कम आप 20 कॉलेज तो भरना ही, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ 20 से ज्यादा भरना, जितने हो सके आसपास के उतने भर देना, ठीक है ना। और जिनके 430 से लेकर 450 है, आप तो कम से कम 50-60 कॉलेज भरना, देख लो 50-60 कॉलेज और ज्यादा भर देना। मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा कॉलेज भरोगे ना उतने फायदे में रहोगे। और कॉलेज कैसे भरना है, फर्स्ट मेरे को भाई साहब आप डाइट दे दो कि आप मैंने काउंसलिंग करवा रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले तो ये कॉलेज दे दो, पर चलो इसमें सीट खाली नहीं है तो ये दे दो, भाई दूसरी में भी खाली नहीं तो मेरे को तीसरी वाली दे दो। ऐसे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से भरनी है कि मेरे को इसमें दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो। फिर आपके हर कॉलेज पे विचार किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें सीट खाली होगी वो आपको अलॉटमेंट कर दी जाएगी, ठीक है ना। जिसके 400 से लेकर 430 है उनको भी आराम से 100 कॉलेज और ज्यादा भरना, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार हम ज्यादा कॉलेज भरते हैं ना उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और 350 400 है तो आप भी अच्छी खासी कॉलेज भरना, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा आपको पर भर देना, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हो। तो फिर कॉलेज कैसे भरनी है आपको पता लग गया यहाँ पे कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरनी है। और लिस्ट मेरे तो यहाँ पे बोर्ड है, मैं पूरा बता नहीं सकता, पर आपकी लिस्ट लंबी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके नंबर के हिसाब से लिस्ट होनी चाहिए, आपको अंदर से लगता हो कि यार इसकी कट ऑफ इतनी है। और लास्ट में फिर भी और राजस्थान पे टिक करना, और राजस्थान पे टिक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। और कॉलेज अच्छे खासे आपको चूज करने हैं, क्योंकि देखो क्या पता इस आपके नंबर आ रहे हो 455 और आपने ये कॉलेज ही चूज करी कि हाँ मेरे को डाइट मिल जाएगी, पर डाइट की कट ऑफ चलेगी 460, तो फिर आपको कहां से मिलेगी, आपको और राजस्थान में मिल जाएगी फिर। इसलिए आपको ऐसे पूरी अच्छी खासी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिस्ट बनानी है, फिर उस लिस्ट को लॉक मत करना भले आप चाहो तो, और आप चाहो तो लॉक कर दो कि हाँ फाइनल है, या आप और कुछ सोचना चाहो तो वो है। और आप कॉलेज की लिस्ट भी देख सकते हो, कहां से देख सकते हो कॉलेज की लिस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप कॉलेज की लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। वहां पे पूरी कॉलेजेस की लिस्ट है। और कुछ चीजें ध्यान रखना कि आप संस्कृत से हो तो संस्कृत वाली कॉलेजेस ही भरना, आप क्या हो मतलब सामान्य से पाठ्यक्रम से हो तो आप संस्कृत वाली कॉलेज मत भरना, ठीक है ना। आप लड़के हो तो लड़कियों वाली कॉलेज, ओनली वुमेन्स वाली कॉलेज मत भरना। ऐसी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।